मैं एक मैनेजमेंट कंसल्टेंट हूँ और ये मेरा यूट्यूब चैनल है गोल्डन वर्ड्स। और आज मैं आपसे कोरोना वायरस कैसे चीन में फैला और उससे कैसे वो दुनिया को कंट्रोल करने की कोशिश करे, इस बारे में हम लोग बात करेंगे। और ये मेरा पहला यूट्यूब वीडियो है, तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि मैं ऐसे वीडियो आगे और बना सकूँ और आपके सामने रख सकूँ। कोरोना कैसे फैला? कोरोना वायरस हम सभी जानते हैं कि सबसे पहले चीन के वुहान में सबसे पहले फैला। और सबसे पहले जब वुहान में ये वायरस फैला तो कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है वहाँ पे। जैसा कि हम जानते हैं, चीन में डिक्टेटरशिप चलती है और वहाँ पे जो सरकार है वो एक एक ही पक्ष की है। वहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। तो कम्युनिस्ट पार्टी ने अपनी सरकार को बचाने के लिए पूरी दुनिया से बात छुपाई कि कोरोना वायरस जैसी कोई चीज़ है और ये कोई महामारी है। लेकिन यही बात जब चीन दुनिया के सामने आई कि कोरोना वायरस एक महामारी है, तब चीन ने अपने आप को बचाने के लिए डब्ल्यूएचओ के अध्यक्ष की सहायता ली और ये प्रचार प्रसार अभियान चला कि चीन में एक पार्टी की डिक्टेटरशिप सरकार होने की बदौलत उसने महामारी को नियंत्रण में रखा। और ये दुनिया को बताने का प्रयास किया कि वहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है, ये बीमारी पूरी तरह से चीन में कंट्रोल में आ चुकी है और चीन की सरकार ने वहाँ पे इस बीमारी को नियंत्रण में रख रखा है। पर विदेशी जो रिसर्चर जो विदेश फॉरेन पॉलिसी के ऊपर नज़र रखते हैं, तो उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला था कि चीन जानबूझ के इस वायरस को फैला रहा है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ये भी बोलती है कि ये चीन की लैब में बनाया गया वायरस है। केमिकल इंजीनियरिंग चीन ने 10 साल तक केमिकल इंजीनियरिंग के ऊपर रिसर्च करी, उसके बाद ये वायरस बनाया, इतना खतरनाक वायरस बनाया। और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ये भी बोलती हैं कि चीन के पास इसकी दवा है, लेकिन वो अभी तक दुनिया के सामने नहीं लाना चाहता, क्योंकि वो इस बीमारी से ज़्यादा लोगों को नुकसान पहुंचाए ताकि लोग मरें। और जब चीन ये दवा दुनिया के बाज़ारों में लाए तो मुँह मांगी कीमत पे लोग उससे वो दवाएं खरीदें। कोरोना वायरस से दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में मंदी। कोरोना वायरस से अमेरिका की अर्थव्यवस्था में मंदी आई। ट्रंप ने जितना नुकसान चीन का किया ट्रेड वॉर से, उससे कई ज्यादा नुकसान चीन के वायरस ने अमेरिका का और पूरी दुनिया का कर दिया। चीन दुनिया को अपने बनाए नियमों के हिसाब से चलाने में ज्यादा दिलचस्पी रखता है और चीन यह सुनिश्चित करना चाहता है कि उसके सपने का कोई अन्य शक्ति विफल न कर सके। वो ये सुनिश्चित इसलिए भी करना चाहता है क्योंकि चीन पूरी दुनिया पे अपना दबदबा कायम करना चाहता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 2018-2019 में एक ट्रेड वॉर हुई थी अमेरिका और चीन के बीच में, जिसमें फाइनली चीन को हारना पड़ा था। और अमेरिका ने चीन का काफ़ी नुकसान किया। तो अब हम ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे कोरोना वायरस पूरे अमेरिका में फैल रहा है, उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी देश को हुआ है तो वो है अमेरिका, और उसके साथ साथ वो यूरोपियन देश जो अमेरिका के साथ खड़े थे। काफ़ी सारी ऐसे वीडियोस है जिसमें बताया गया है कि चीनी लोग यूरोप के देशों में जाते हैं और वहाँ के लोगों को जाके बोलते हैं, हग मी, वी आर ह्यूमन, वी आर नॉट अ वायरस, कि हम एक इंसान है, हम एक वायरस नहीं है, तो हमें गले लगाइए। तो वहाँ के जो जिस तरह जर्मनी में हुआ, तो कहीं ना कहीं इसी से यही ये लगता है कि चीन कहीं ना कहीं अपने साथ हुई जो ट्रेड वॉर हुई थी उसका बदला लेना चाहता है, इसीलिए उसने इस वायरस को पूरी दुनिया में फैलाया। चीन के वायरस ने सभी बड़ी निर्माण योजनाओं को जमीन पर लाकर रख दिया और श्रमिकों को घर बैठा दिया। तेल की मांग दुनिया के इतिहास में सबसे तेजी से गिर गई और आगे भी गिर सकती है। कंपनियां अपने लाभांश का भुगतान, जो जिसे हम डिविडेंड बोलते हैं, डिविडेंड पेड, उसमें अचानक बड़े बदलाव करने के लिए तैयार हो चुकी है। और अगर हम रिसर्चर्स की माने, विशेषज्ञों की माने, तो इस साल शेयर धारकों को भुगतान होने वाले डिविडेंड की कुल राशि जो उन्हें मिलती है उसको वो 30% तक कम रहने का अनुमान लगाया है। ऐसा जो आर्थिक सलाहकार विश्लेषक है, जो विश्लेषण करते हैं कंपनियों का, उनकी अगर माने तो। और इससे सबसे ज़्यादा फायदा भी चीन को हो रहा है, क्योंकि दुनिया की कंपनीज जो अपने लाभांश का भुगतान कम कर रही है, तो उसमें बहुत सारे लोग होते हैं जो इन्वेस्ट करते हैं, पैसा कंपनी में लगाते हैं, निवेश करते हैं। तो कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा है कि अब पैसा कम मिलेगा, तो वो जल्दबाजी में अपने शेयर बेचने की कोशिश करेंगे। तो हो सकता है चीन इन शेयरों को खरीदने की कोशिश करे और उन कंपनियों में अपने स्टेक होल्डिंग को बढ़ाए, जिससे उस कंपनी में चीन के लोगों का दबदबा बने। और हर देश की सरकार अपने देश के नागरिकों के लिए कुछ बड़ी बड़ी निर्माण योजनाएं बनाती है जिससे उस देश का विकास हो। अगर हम भारत की बात करें तो यहाँ पे भी काफ़ी निर्माण योजनाएं चल रही हैं। इस कोरोना वायरस से
निर्माण योजनाओं पे बहुत बड़ा संकट आया है। जितनी भी बड़ी-बड़ी निर्माण योजनाएँ थी, वो अपने आप रुक चुकी हैं, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से श्रमिक काम नहीं कर पा रहे हैं। जो मज़दूर हैं, वो घर पे बैठे हुए हैं, सरकार को पैसा देना पड़ रहा है। जितना पैसा सरकार उनको काम करने के लिए देती थी, वो पैसा तो वो उन सरकार ने दे भी रही है। साथ ही साथ वो जो आउटपुट निकलता है, वो ज़ीरो है। और रही तेल की माँग, दुनिया के इतिहास में तेल की मांग सबसे ज़्यादा तेज़ी से इसलिए गिर गई क्योंकि दुनिया के लगभग सभी हवाई जहाज़ ज़मीन पे हैं और ह एरोप्लेन के बिज़नेस में ये होता है जब तक प्लेन हवा में है, तब तक वो कमाई कर रहा है और जब वो ज़मीन पे है तो उसके खर्चे लग रहे हैं। तो और इस वजह से जो उद्योग है, जो ट्रैवल इंडस्ट्री है, वो पूरी तरह से चरमरा चुकी है और आगे आने वाले भविष्य में काफ़ी तेज़ी से नीचे जाएगी क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अभी 1 साल तक इस सेक्टर में किसी तरह की कोई रिकवरी होगी जब तक गवर्नमेंट को होने वाले फायदे जितना नुकसान चीन को ट्रेड वॉर से हुआ था इस वायरस से उसने पूरी दुनिया के शेयर मार्केट को नुकसान पहुंचा के और अमेरिका की अर्थव्यवस्था को मंदी में पहुंचा के अपने नुकसान की भरपाई कर ली। अमेरिका, यूरोप, भारत जैसी सभी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं अपने बजट में विकास के लिए जो पैसा लगाना चाहती थी वो अब चीन के फैलाए वायरस को लड़ने में खर्च कर रही है। चीन अब दुनिया की सभी बड़ी कंपनियों के शेयर खरीद रहा है और अपने विदेशी मुद्रा भंडार का इस्तेमाल कर रहा है इन शेयरों को खरीदने के लिए। दुनिया के कमजोर देश जो कि आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनको चीन उनको कर्जे दे रहा है और जो बिक नहीं सकते, जो देश मजबूत है, भारत जैसे देश जो अपने आप इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था रखते हैं, उनमें जबरदस्ती ये वायरस फैलाकर उनकी अर्थव्यवस्था को बर्बाद करके पूरी दुनिया में अपना राज स्थापित करना चाहता है। तो ये हम सबको समझना होगा कि चीन की सबसे बड़ी पॉलिसी ये रही है कि दुनिया के मार्केट में सस्ता सामान बेचें और वहाँ से जो पैसा वो लेता है वो डॉलर्स में लेता है और किसी भी देश को अगर डॉलर की ज़रूरत पड़नी है तो उसे अपनी करेंसी को डीवैल्यू करना पड़ता है। डीवैल्यू करना मतलब अपनी देश की देश का जो पैसा है उसको अवमूल्यन उसको उसको बोलते हैं अवमूल्यन करना, डीवैल्यू करना। तो डीवैल्यू करके जब वो देश चीन से सामान खरीद के उसको बदले में डॉलर देता है तो कहीं ना कहीं चीन की मुद्रा जो है वो स्ट्रांग होती है। मुझे याद है 2010 में जब बराक ओबामा राष्ट्रपति थे तो उन्होंने चीन गए थे और उन्होंने चीन से बोला था कि आप अपनी जो करेंसी है उसका जो मूल्य है उसको बढ़ाइए। लेकिन चीन ने ऐसा किया नहीं। वो इसलिए नहीं किया क्योंकि चीन ये नहीं चाहता था कि उसकी करेंसी की वैल्यू बढ़े जिससे मार्केट में उसके जो प्रोडक्ट वो बेचता है उसका मूल्य अपने आप बढ़ जाए। लेकिन चीन ने ऐसा होने नहीं दिया और अपनी मुद्रा को उसने डॉलर से नीचे ही रखा। चीन जानबूझ के चाहता है कि डॉलर जो है वो दुनिया की अर्थव्यवस्था की करेंसी बनी रहे क्योंकि और इस वजह से यूएस इकोनॉमी पे भी काफ़ी इफेक्ट पड़ता है क्योंकि जितना यूएस में डॉलर प्रिंट होता है उस हिसाब से उनको सोना गिरवी रखना पड़ता है वर्ल्ड बैंक को। तो कहीं ना कहीं चीन सबसे बड़ा खिलाड़ी इस गेम में निकला कि उसने ट्रेड वॉर से जो नुकसान की पहले भरपाई भी कर ली, अपने मुद्रा भंडारों का इस्तेमाल भी उसने किया और दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों को अब खरीद भी रहा और जो अर्थव्यवस्था उसका साथ नहीं दे सकती वो उनको बर्बाद कर रहा है इस वायरस से। कोरोना वायरस की इस महामारी में भारत की स्थिति क्या है और इस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? तो मेरा मानना है और मैंने जितने भी शोध पेपर पढ़े हैं उससे लगता है कि हमारे देश की जो सरकार है वो काफ़ी अच्छा काम कर रही है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो ये लॉकडाउन लागू किया, सख्ती से लागू किया जो कि करना ज़रूरी था, उससे कहीं ना कहीं देश को फायदा ही हुआ है। इससे ये फायदा हुआ कि समय रहते कोरोना वायरस पूरे देश में फैल नहीं सका। हमने सख्ती से इस लॉकडाउन को लागू कर दिया।
हालाँकि थोड़ी परेशानी हुई, पर इसका कहीं न कहीं परिणाम हमें आगे अब देखने को मिल रहा है कि हमारे देश में मरीज़ों की जो संख्या है वो नियंत्रण में, स्थिति लगभग नियंत्रण में है, नियंत्रण से बाहर नहीं हुई है। अगर विदेशी शोधकर्ताओं की माने तो अगर भारत समय रहते लॉकडाउन को लागू नहीं करता, तो भारत में मरने वालों की संख्या 1 से डोड़ डेढ़ करोड़ तक हो सकती थी। तो इससे अच्छा ही है कि हमारे देश में ये वायरस फैल नहीं पाया, और इसका सारा श्रेय मैं निष्पक्षता से अगर मैं किसी को देना चाहूँगा तो वो है हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया, और मेरा उनको सुझाव ये है कि जो आपने काम किया उससे काफ़ी सख्ती से, जिसको बोलते हैं ना कि पूरी आत्मबल से उन्होंने परेशानी परेशानी में इस परेशानी का पूरा डट के मुकाबला किया, और काफ़ी अच्छे तरीके से इसको डील किया हमने। पर अब आगे हमारे लिए जो रास्ते हैं वो भी हमें सोचने की ज़रूरत है कि आगे आगे हमें इस स्थिति में क्या करना चाहिए। तो भारत सरकार को देश में अनाज की कमी नहीं होने देनी चाहिए, और आवश्यकता पड़े तो हमें दूसरे देशों से भी सूखा अनाज मंगाने में देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि ये महामारी कितने दिन चलेगी और कितने दिन तक हमें लॉकडाउन में रहना पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसी महामारी है कि कभी भी विकराल रूप धारण कर सकती है। तो कितने और दिन हमें लॉकडाउन में रहना पड़ेगा। तो इस लॉकडाउन में हमें कभी अनाज की कमी नहीं होने देनी चाहिए, क्योंकि अनाज की कमी होगी तो कहीं न कहीं अस्थिरता आएगी व्यवस्था में, इसलिए अनाज की कमी नहीं होने देना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि भारत सरकार को आर्थिक रूप से कमज़ोर और मध्यम वर्गीय परिवारों के जनधन खातों में एक सम्मानजनक राशि डालनी चाहिए, ताकि ज़रूरतमंद परिवारों को अपने जीवन यापन में परेशानी ना हो और देश की अर्थव्यवस्था को बल मिले। अगर सरकार अपने जनधन खातों में, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, और ये हमारी भी एक ज़िम्मेदारी है कि अगर हमें ज़रूरत है तो ही हम सरकार से पैसे लें, अन्यथा ना लें, ताकि जो जिनके पास पैसा है, उनके हिस्से का पैसा किसी ज़रूरतमंद को मिले। तो कहीं न कहीं मेरा ये मानना है कि भारत सरकार को इस ओर भी कहीं न कहीं ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जब तक मध्यम वर्गीय परिवारों के पास पैसा नहीं आएगा तो पैसा खर्चा नहीं करेंगे, और अगर वो पैसा खर्चा नहीं करेंगे, तो देश की अर्थव्यवस्था पटरी पे आने में देर लगेगी। तो मेरा ये निवेदन है भारत सरकार से कि वो जो कमज़ोर वर्ग के और मध्यम वर्गीय परिवार है, जो रोज़ कमा के खाने वाले हैं या जिनकी जो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, जिनका रोज़गार नहीं है, उनको ऐसी कैसी व्यवस्था बनाएँ कि उन्हें एक सम्मानजनक राशि प्रदान करें, जैसे दूसरे देश कर रहे हैं, अमेरिका ने किया, कनाडा ने किया। कनाडा ने तो अपने साथ-साथ जो विदेशी हैं, जो वहाँ रह के काम करते हैं, उनको भी पैसा देने की घोषणा करी, और सबको बराबर उन्होंने पैसा पहुँचाया है, जो कि एक अपने आप में एक मिसाल है। भारत सरकार को मंझले और कुटीर उद्योगों और उनसे जुड़े व्यापारियों को टैक्स में छूट या टैक्स माफ़ी अगले 1 वर्ष के लिए प्रदान करनी चाहिए, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार प्रदान कर सकें और अर्थव्यवस्था के विकास में भागीदार बन सकें। और मेरा दूसरा सुझाव ये है कि कोरोना वायरस ने हमें एक चीज़ सिखा दी है कि हमारे देश में डॉक्टर की कमी को पूरा करने के लिए प्राइवेट और सरकारी मेडिकल कॉलेजों की संख्याओं को और उसमें सीटों की संख्याओं को बढ़ाया बढ़ाया जाना चाहिए। और इनमें जो दाखिले होते हैं, जो कि एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को भी आसान बनाना चाहिए। तो मैं पहले बात करूँगा मंझोले और कुटीर उद्योगों की। मंझोले और कुटीर उद्योग हैं, वो भी एक अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका में निभाते हैं। अगर छोटे उद्योगों से और कुटीर उद्योगों से जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, उसमें अगर सरकार व्यापारियों को टैक्स में माफ़ी देती है, राहत देती है या छूट दे दे किसी तरह की, जिससे वो इस लॉकडाउन में जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई कर सके, और कुछ पैसा उनके हाथ में आए, ताकि जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार प्रदान कर सके और अपने उद्योगों को छोटे लेवल से एक बड़े लेवल पे लेके जाने का प्रयास करें। क्योंकि देखो, व्यापारियों के पास में जब पैसा होगा, तो कहीं न कहीं वो अपने बिज़नेस को बढ़ाएगा, और हम जो चीन से जो सामान इंपोर्ट करते हैं, उसमें भी कहीं न कहीं कमी आएगी, यदि हमारे कुटीर उद्योग, जो मझोले उद्योग अपने प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं, उसमें एक अच्छा खासा जंप देते हैं, तो कहीं न कहीं हमारी जो विदेशी मुद्रा है वो भी बचेगी, और हमें इस ओर अब ध्यान दे देना देना शुरू कर देना चाहिए। क्योंकि इस लॉकडाउन ने हमें एक चीज़ सिखा दी है कि यदि अगर ऐसी कोई आपदा आती है, प्राकृतिक आपदा आती है, जिसको हम प्राकृतिक आपदा मानेंगे, जिसमें हम किसी भी देश से कुछ मँगा नहीं सकते या बहुत रिस्क होता है, तो कहीं न कहीं हम अपने ही देश में उन सब चीज़ों का विकास करें, उन चीज़ों को बनाने की कोशिश करें जिनके लिए हमें
दूसरे देशों पे डिपेंडेंट होना पड़ता है। जैसे एपीआई, मेडिकल के लिए एपीआई की हमें ज़रूरत पड़ती है, तो वो चीन से इम्पोर्ट कराना पड़ता है। तो कहीं न कहीं इन सब चीज़ों को समझना चाहिए और अब हमें ये समझ लेना चाहिए कि दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हम हैं। तो हमारे पैसे का क्या मूल्य होगा, ये अब हम डिसाइड करेंगे, पहली चीज़। और दूसरी बात, हमारे देश में सबसे बड़ा जो एक तबका है, वो कहीं न कहीं हेल्थ केयर, जो जिसको बोलते हैं मेडिकल सुविधाओं से पूरी तरह से वंचित है, उसकी ओर हमें ध्यान देना चाहिए। हमारे देश में ऐसा नहीं है कि पैसा खर्चा करने वाले लोग नहीं या उद्योगपति नहीं है, हमारे देश में सब है। तो हमारी सरकार को ये कदम उठाने चाहिए कि किसी भी तरह देश में जो अच्छे से अच्छा इलाज कम से कम खर्चे में हो सके। एक जो गवर्नमेंट भारत सरकार ने निश्चित ही बहुत सारी आयुष्मान जो स्कीम बनाई है, वो काफ़ी अच्छी स्कीम्स हैं। सो अब मेरा ये मानना है कि भारत में सरकारी मेडिकल कॉलेज और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज और उसमें जो बच्चे पढ़ाई करते हैं उनकी सीटों की संख्याओं को भी बढ़ाना चाहिए। और इसमें जो दाखिला जो एक एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है कि इतने नंबर लाएंगे, ये है, तो उस जटिल प्रक्रिया को भी पूरी तरह से खत्म कर देना चाहिए। क्योंकि क्या होगा कि कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा ये सुनिश्चित नहीं कर सकती है कि वो व्यक्ति आगे जाके एक अच्छा डॉक्टर बनेगा। तो उसको कहीं न कहीं कम किया जाए, उसका जो जटिल जो इसकी जो प्रक्रिया है, ये मेरा ऐसा मानना है कि जो जटिल प्रक्रिया है, इसको थोड़ा-सा आसान बनाइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो युवा हैं, वो इस पेशे में आएँ और हमारी जो डॉक्टरों की कमी है, खासकर गाँवों में कोई बहुत कम डॉक्टर्स मिलते हैं, तो उन कमियों को पूरा कर सकें। तो मेरा ओवरऑल टॉपिक यही था कि मैंने जब जैसे दुनिया की मैं अर्थव्यवस्था को देखता हूँ, उसके बारे में मैं शोध करता हूँ, तो मैं ये मानता हूँ कि हमारे देश की स्थिति काफ़ी बहुत अच्छी है और कहीं न कहीं इसका श्रेय मैं भारत के प्रधानमंत्री को भी इसलिए देना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने एक स्थिर सरकार, एक समझ-बूझ से जो जिस तरीके से उन्होंने सरकार चलाई है, वो अपने आप में काबिल-ए-तारीफ़ है। तो हर देश में हर हर किसी के कुछ न कुछ मुद्दे होते हैं, हर देश की कुछ न कुछ देखो, भारत दुनिया का ऐसा बड़ा देश है जिसमें 5 धर्म रहते हैं और 5 धर्म के लोग प्रेम से मिलके रहते हैं, एक साथ रहते हैं। यही हमारे देश की सबसे बड़ी सबसे बड़ी जिसको बोलते हैं कि सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि यहाँ जब देश पे बात आती है तो पूरा देश एक हो जाता है। तो कहीं न कहीं इस देश की ये ख़ासियत है और ये मेरा प्रयास है कि मैं आगे भी इस तरह की वीडियो बनाऊँ। तो मैं अपनी वीडियो को यहाँ ख़त्म करता हूँ। अगर आप लोगों को ये मेरा वीडियो अच्छा लगे, तो इसको प्लीज़ लाइक और शेयर करना। मेरा मेरा सोचना सिर्फ़ इतना है कि मैंने जान कर के वीडियो हिंदी में बनाया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ को समझ सकें। मेरा पहला वीडियो है तो हो सकता है इसमें थोड़ा-सा इंग्लिश और हिंदी का थोड़ा-सा मिक्स अप हुआ हो, क्योंकि मेरे पास अभी ऐसी कोई प्रोफ़ेशनल माइक भी नहीं है जिसकी वज़ह से मेरी हो सकता है आवाज़ में भी थोड़ी-सी प्रॉब्लम आए। बट एनीवे मेरी ये पहली कोशिश थी, तो अगर यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो डेफ़िनेटली इसको लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।